गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। माई सेल्फ अनीता माधव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। ट्रांसलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम में बदलना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। Translation is the mechanism by which the triplet base sequence of a mRNA guides the linking of a specific sequence of amino acid to form a polypeptide on और किस पे बनता है? on राइबोसोम। तो इस प्रकार से जो ट्रांसलेशन है उसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो मेन 4 स्टेप ट्रांसलेशन में वह होते हैं। उसमें सबसे पहले है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, देन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम एंड असेंबली ऑफ एमिनो एसिड्स मींस पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। जो मशीनरी हमें चाहिए होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसके अंदर हमें एमिनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और वेरियस एंजाइम चाहिए होते हैं। एमिनो एसिड्स अगर हम देखें तो 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स जो होते हैं वह सेल के साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं एज ए एमिनो एसिड पूल। तो यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या इनको हम मोनोमर भी कहेंगे, क्योंकि इन्हीं के आपस में जुड़ने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देन डीएनए एज ए स्पेसिफिसिटी कंट्रोल। हमें देखते हैं कि सेल के अंदर वही प्रोटीन हमेशा बनने चाहिए जो ऑलरेडी सेल के अंदर है, यानी जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन रहने चाहिए, और ये मेंटेन रहते हैं थ्रू डीएनए, क्योंकि जो डीएनए होता है वही उसी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किस तरह के प्रोटीन बनेंगे, और यह इंफॉर्मेशन डीएनए की किसके द्वारा आगे बढ़ती है? एमआरएनए में। तो एमआरएनए जो होता है वह डीएनए की इंफॉर्मेशन को ही आगे लेकर बढ़ता है, और उसके ही जो ट्रिपलेट जो बेस होते हैं, 3 बेस जो होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है एक एमिनो एसिड को कोड करने की। तो इस प्रकार से डीएनए ही पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। आरएनए, जैसा हमने देखा कि जो आरएनए होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तीनों का अपना अपना फंक्शन है। देन राइबोसोम वह साइट है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस से पहले दोनों जो सब यूनिट्स हैं वह डिसोसिएट रहती हैं, वह आपस में एसोसिएट नहीं रहती हैं। इनके एसोसिएशन के लिए मैग्नीशियम आयन का होना बहुत जरूरी होता है, और एसोसिएशन होने पर ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर कई राइबोसोम आकर जुड़े हुए दिखाई देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस चेन को हम पॉलीराइबोसोम और सिंपली अ पॉलीसोम भी कहते हैं। राइबोसोम के अंदर 2 बाइंडिंग साइट होती हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल्स की, जो एमिनो एसिड्स को लेकर आता है। पहले साइट को हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट या अमीनो एसिड साइट, दूसरी साइट को हम कहते हैं पेप्टाइडल साइट। अब ये जो दोनों साइट होती हैं ए एंड पी, यह लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में फैली हुई होती हैं। The A site receives the tRNA amino acid complex. From P site, the tRNA leaves after leaving its amino acid to the forming polypeptide. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नए आने वाले tRNA amino acid complex हैं वह A साइट पर आते हैं और P साइट्स पर जाते हैं, देन P साइट से वह रिलीज होते जाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 सब यूनिट हैं 50S और 30S। यहाँ हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो 30S जो स्मॉल सब यूनिट है उस पर साइट होती है एमआरएनए की बाइंडिंग साइट। तो एमआरएनए यहाँ पर आकर जुड़ता है, एमआरएनए यहाँ पर आकर जुड़ेगा, देन उसके बाद ही जो लास्ट सब यूनिट है 50S वह आगे से जुड़ती है और वेरियस एंजाइम्स जो होते हैं इसमें हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि एमिनो एसिड्स को एक्टिवेट करना। एमिनो एसिड एक्टिवेशन के लिए क्या क्या चाहिए?
एक ATP चाहिए, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो हमें ये सब चाहिए होता है। सबसे पहले एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स बनता है। ATP जो होता है टूट जाता है AMP में और 2PI में, तो AMP सबसे पहले एमिनो एसिड के साथ जुड़कर एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स के साथ यह एंजाइम जुड़ा हुआ रहता है और एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। क्या बनेगा? एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले एमिनो एसिड ATP के साथ जुड़ता है। तो ATP जो हाइड्रोलाइज होता है AMP और इसमें 2PI में, तो एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसमें एमिनो एसिड सिंथेसेस एंजाइम जो होता है वो भी जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। देन जब ये एमिनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद ही यह tRNA के जो थर्ड प्राइम एंड है जिस पर CCA सीक्वेंस होती है, तो इससे आकर यहाँ पर एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं। चार्जिंग ऑफ tRNA नेक्स्ट स्टेप है, चार्जिंग ऑफ tRNA। तो जो एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वह एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है इस पर tRNA पर, जैसे हमने इस वाले में यहाँ पर देखा कि यहाँ पर tRNA पर इस साइट पर जो थर्ड एंड है यहाँ पर एमिनो एसिड की जुड़ने की साइट होती है। तो एमिनो एसिड के COH ग्रुप और जो टर्मिनल बेस पेयर है उसके OH ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस प्रकार से एमिनो एसिड tRNA के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स जब tRNA से जुड़ता है तो उसके अंदर जो एंजाइम होता है एमिनो एसिड tRNA सिंथेसेस वही हेल्प करता है और इस प्रकार से tRNA एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और AMP प्लस एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। देन एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम। स्मॉल और लार्ज सब यूनिट का जुड़ना बहुत जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने के लिए। तो सबसे पहले 30 सब यूनिट जो होती है वह mRNA के साथ जुड़ती है। इन प्रोकैरियोट्स 8 नाइट्रोजन बेस पेयर की शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है mRNA पर। यह 8 नाइट्रोजन बेस की बनी हुई होती है और यह सीक्वेंस स्टार्ट कोडन जो mRNA पर होता है उससे 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले होती है। इसको हम SD सीक्वेंस भी कहते हैं। यही SD सीक्वेंस जो होती है रिकॉग्नाइज की जाती है किसके द्वारा? जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम की उसमें 16S RNA जो होता है इसके अंदर शाइन डेलगार्नो की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो जब दोनों सीक्वेंस mRNA में उपस्थित SD सीक्वेंस और 16S RNA में उपस्थित कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जब मैच हो जाती हैं तो mRNA 30S सब यूनिट्स पर आकर जुड़ जाता है। इस प्रकार से यह जो अब कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो लार्ज सब यूनिट जो होती है लेटर उस जॉइंस द स्मॉल सब यूनिट और एक्टिव राइबोसोम बन जाता है। पहले तो दोनों सब यूनिट्स अलग थी, जब दोनों सब यूनिट्स जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव राइबोसोम। और इसके लिए मैग्नीशियम आयन की प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन जो 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है यह आवश्यक होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप है असेंबली ऑफ एमिनो एसिड्स की आपस में एमिनो एसिड्स कैसे आकर जुड़ते जाते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड चेन। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो mRNA के जो 5th एंड होता है उसके ऊपर जो कोडोन है, जो सबसे पहले जो कोडोन होगा वो स्टार्ट कोडोन जिसको हम AUG कहते हैं। यह AUG जो ट्रिपलेट कोडोन है यह इनिशिएशन कोडोन है, यह 5th एंड पर स्थित होता है और यह कोडोन हमेशा क्लोज होता है किसके? पी साइड, जो राइबोसोम पे स्थित पी साइड है उसके जस्ट अपोजिट वहां पर स्थित होता है। तो एमिनो एसिड फॉर्मिंग मेथियोनिन इनिशिएट द प्रोसेस। सबसे पहले एमिनो एसिड कौन सा एमिनो एसिड आता है? फॉर्मिंग मेथियोनिन। और tRNA जिसके ऊपर एंटीकोडोन होता है UAC
tRNA हैविंग UAC एंटीकोडन वह आकर AUG पर जुड़ता है और इस tRNA पर क्या जुड़ा हुआ होता है, फॉर्मिल मिथ्योनिन एमिनो एसिड। इसके बाद tRNA के एंटीकोडन और mRNA के कोडन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यह जो प्रक्रिया है इसमें IF1, IF2, IF3 इनिशिएशन फैक्टर्स और GDP हेल्प करता है इनिशिएशन प्रोसेस में। The large ribosome subunit now join the small subunit to complete the ribosome. At this stage GDP is hydrolyzed to GDP. अब P साइट पर आकर कौन जुड़ गया है, फॉर्मिल मिथ्योनिन बियरिंग tRNA। वह tRNA जिसमें फॉर्मिल मिथ्योनिन एमिनो एसिड है वह आकर अब P साइट पर जुड़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 38 सब यूनिट है और यह सबसे पहले mRNA के साथ जुड़ जाती है। इसके अभी यहाँ साथ में है इनिशिएशन फैक्टर 3, देन मिथ्योनिन tRNA, GDP एंड फैक्टर IF1, IF2 यहाँ पर उपस्थित है और यह फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA P साइट पर आकर जुड़ गया है। देन जो 50S लार्ज सब यूनिट है वह इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के आगे, ये जो इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के आगे के ऊपर फिर आगे 50S सब यूनिट जुड़ जाती है। इलोंगेशन फेज, अब P साइट पर आकर तो फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA आ चुका है। अब A साइट यहाँ एम्प्टी है। अब A साइट पर जो नेक्स्ट कोडोन अब जो mRNA पे है उसके अकॉर्डिंग जो जिस tRNA में एंटीकोडोन होगा वो अपना एमिनो एसिड लेकर आएगा और A साइट पर आता है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है, यह इलोंगेशन फैक्टर जो होता है, यह T इलोंगेशन फैक्टर, T यहाँ पर होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है EFT, यह एमिनो एसिड tRNA के साथ बाइंड होता है। तो जब तक इलोंगेशन फैक्टर एमिनो एसिड tRNA पर बाइंड नहीं होगा तब तक A साइट जो होती है वह खाली ही रहती है। तो इस प्रक्रिया किस प्रकार से होती है हम देखते हैं कि जो EFT होता है उसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, EFTS एंड EFTU। EFTU जो होता है यह GDP से जुड़ता है और GDP हाइड्रोलाइज होता है GDP से। इस प्रकार से यह एक साइकिल चलती रहती है, EFTU GDP, EFTU GDP बनेगा, फिर देन ये साइकिल इस प्रकार से रिपीट होती जाती है। जब EFTU GDP के साथ जुड़ा हुआ होता है तो यह एमिनो एसिड tRNA जो होता है उसको पहचानता है और उसको A साइट पर आता है। तो यहाँ पर एंटीकोडोन और कोडोन जब मैच हो जाते हैं उसके बाद EFTU जो होता है, EFTU GDP जो एमिनो एसिड tRNA को ला रहा है उसमें GDP हाइड्रोलाइज जाता है और वह GDP में चेंज जाता है और EFTU वहां से डिसोसिएट हो जाता है। अब एमिनो एसिड tRNA A साइट पर आ चुका है और जो EFTU GDP कॉम्प्लेक्स बना था वह GDP हटकर वहां पर EFTS कॉम्प्लेक्स बनता है। देन EFTS कॉम्प्लेक्स में भी बाद में EFTU EFTS कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसमें बाद में भी EFTS हट जाता है। देन GDP वापस से EFTU पे जुड़ जाएगा। देन EFTU GDP वापस रेडी हो जाता है टू पिक अप अनदर एमिनो एसिड tRNA एंड डिलीवर टू द A साइट ऑफ राइबोसोम, और वो A साइट पर वापस से नए एमिनो एसिड tRNA को लाता रहता है। हम यहाँ ये देखते हैं कि जो EFTU है यह फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसीलिए फॉर्मिल मिथ्योनिन युक्त जो tRNA है वह हमेशा P साइट पर ही आता है। नाउ पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन, अब एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइडल बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहले P साइट पर अभी कौन है, P साइट पर हमारे है F मिथ्योनिन tRNA और A साइट पर नेक्स्ट एमिनो एसिड सेकंड है। अब दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। हम ये देखते हैं कि जो 50 सब यूनिट होती है उसके अंदर 23S RNA जो उपस्थित है उसमें एक्टिविटी होती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एंजाइम की। तो यही एंजाइम जो होता है वो दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। The product of the first peptide bond formation is called dipeptidal tRNA, यह बन जाता है।
अब नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन साइकिल की, वह है ट्रांसलोकेशन, विच रिक्वायर अ थर्ड इलोंगेशन फैक्टर EFG। तो ये EFG होता है, यही ट्रांसलोकेज होता है और यही हाइड्रोलाइसिस करता है GGP का। 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले तो F मिथाइलिन tRNA विच इज नाउ अनचार्ज्ड, तो tRNA है वो अनचार्ज रहता है और लीव द P साइट, और जो सेकंड tRNA है विद बाउंड डाइपेप्टाइड इज मूव टू द P साइट पर आ जाता है। और थर्ड में क्या होता है, mRNA मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, अब वो आगे की ओर, मतलब एक्चुअली राइबोसोम जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में आगे की ओर ट्रांसफर होता जाता है। नाउ ए साइट इज ओपन, अब ए साइट वैकेंट हो चुकी है फॉर किसके लिए, इनकमिंग एमिनो एसिड tRNA से। तो सबसे पहले जो EF-EU फैक्टर होता है, यह एमिनो एसिड tRNA को लेकर आता है कहाँ पर, MT साइट पर। इस प्रकार से यह साइकिल चलती रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो P साइट पर जो फॉर्मिल मिथाइलिन tRNA है, तो वह जो tRNA है वह यहाँ से एग्जिट हो जाता है और यहाँ पर जो एमिनो एसिड tRNA है वह P साइट पर आ जाता है और A साइट वैकेंट हो जाती है। A साइट वैकेंट हो गई है। अब यहाँ पर EF-EU जो फैक्टर होगा वह नए एमिनो एसिड को लाएगा और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें EFG फैक्टर अपना रोल अदा करता है। तो EFG एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ट्रांसलोकेशन करवाता है, इसमें ट्रांसलोकेज एक्टिविटी होती है। नाउ टर्मिनेशन फेज, जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं, देन अब पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ पर खत्म होगी, तो उसकी सूचना स्थित होती है mRNA में ही। तो यहाँ पर 3 तरह के स्टॉप कोडन होते हैं जिनके लिए ना तो कोई tRNA होता है और ना ही इनके लिए कोई एमिनो एसिड होते हैं जो इनको कोड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 जो सीक्वेंस है, UAA, UGA एंड UAG। तो यह स्टॉप कोडन होते हैं या इनको टर्मिनेटिंग कोडन कहते हैं। इनके लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं होता है। तो जब ये इस तरह के कोड आ जाते हैं, कोडन आते हैं, तो वहां पॉलीपेप्टाइड चेन स्टॉप हो जाती है। साथ में यहाँ रिलीज फैक्टर भी जो होते हैं हेल्प करते हैं। तो टर्मिनेशन फेज में हमें चाहिए टर्मिनेटिंग कोडन प्लस रिलीज फैक्टर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो RF1, RF2, RF3 जो 3 रिलीज फैक्टर जो होते हैं यहाँ हेल्प करते हैं। RF1 जो होता है वो UAA एंड UAG को रिकॉग्नाइज करता है और RF2 UAA एंड UGA को रिकॉग्नाइज करता है। RF3 जो होता है वो RF1 और RF2 दोनों की हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है कि वह राइबोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही E. coli में देखा गया कि 16S rRNA is essential in reading the stop codon. अब the ester bond between the polypeptide chain and the last tRNA is then hydrolyzed. जो last tRNA और पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर जो tRNA है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, हट जाता है वो यहाँ से, और इसमें रिलीज फैक्टर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो 30S और 50S सब यूनिट्स हैं यह भी एंड में डिसोसिएट हो जाएंगी। तो जब तक 30S सब यूनिट IF3 के साथ जुड़ा हुआ होता है तब तक 50S इसके साथ नहीं जुड़ता है। 30S और 50S भी तभी साथ में जुड़ेंगे जब जो 30S है उस पर mRNA आकर जुड़ता है और F मिथाइलिन tRNA जो होता है वह आकर जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तभी 50S सब यूनिट आकर वहां पर जुड़ती है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में हमारे पास अब बना है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज पॉलीपेप्टाइड, जो अब रिलीज हुआ है पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन होते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन की दोनों जो एंड होते हैं यहाँ से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग, यहाँ पर जो कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं वो टूट अलग हो जाते हैं। अब जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है और ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन या एंजाइम तभी फंक्शन होता है जब इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेंजेस होते हैं। इसके अलावा इस पॉलीपेप्टाइड चेन से
कुछ अलग पॉलीपेप्टाइड चेन भी जुड़ जाती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनती है। इसके बाद ये जो प्रोटीन होता है ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और देन उसके बाद यह गोल्जी apparatus में जाता है जहाँ फर्दर इसका मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है, देन एक्सोसाइटोसिस द्वारा सेल सेक्रेशन होता है और इसको जहाँ एंजाइम की जरूरत या प्रोटीन की जरूरत है वहां इसको पहुंचाया जाता है। पॉलीसोम फॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन, हम ये देखते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं यह एमआरएनए चेन के 5 से 3rd एंड की तरफ मूव करते जाते हैं। तो आगे की जो एमआरएनए होता है उसका जो स्टार्टिंग कोडन है वो फ्री है, तो नेक्स्ट राइबोसोम आकर उस जो स्टार्ट कोडन है वहां पर जुड़ जाएगा और इस प्रकार से वापस एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से कई पॉलीपेप्टाइड चेन वहां पर आपको दिखेंगी स्टार्ट होते हुए। ऐसा नहीं कि बस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बने, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है, बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पर जुड़े हुए रहते हैं और पॉलीसोम फॉर्मेशन वहां पर रहता है। A row of ribosomes joined to the mRNA molecule और इसको हम कहते हैं पोलीराइबोसोम और पोलीसोम भी सिंपली कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि एक ही पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सेम पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली बनते जाते हैं वन mRNA molecule by a polysome is called translation amplification। और इस प्रोसेस को कई सेम पॉलीपेप्टाइड का एक साथ बनना, साइमल्टेनियसली बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDBGGC कोटा। धन्यवाद।